तो देखो बच्चों, जो क्लासेस है वो या तो ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन मैं लेता रहूँगा। और यहाँ पर जो है ना, इस क्वेश्चन के बहाने मैं वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगा जो मैट्रिकुलेशन के बच्चों को आना चाहिए और जिसको वो अच्छे तरीके से जो है समझ जाए। यहाँ से एक्सरसाइज 9.1 जो है, यहाँ से एक प्रश्न पक्का ही आता है और इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि एक्सरसाइज 9.1 जो है इसके उदाहरण सहित इसको बना लो, क्योंकि मैथमेटिक्स का ये जो प्रश्न है ना, इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, कोई मार्क्स इसमें बचता नहीं है। मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना पूरा आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये मैं बताता हूँ। तो आज पूरा चैप्टर यहाँ पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पर भी बना सकते हैं इसको टॉपिक को, लेकिन मैंने पहले से ही इसके आंसर्स जो है जो मैंने तुम लोग को दिए हैं, तुम लोग को क्लासरूम में बताए हैं अलग से, फिर हमने उसको नोट्स बनवाया है और जो नोट्स बनवाया है उसी का हमने स्कैन्ड कॉपी तैयार किया है ताकि तुम लोग आराम से उसको देख के समझ सको। ये सब पीडीएफ तुम्हारे पास पहले से ही है। तो देखो, सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ो। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में क्वेश्चन हो या हिंदी में क्वेश्चन हो, क्या फ़र्क पड़ता है? समझ में आना चाहिए, है ना, समझ में आना चाहिए कि आखिर वो बोल क्या रहा है। ठीक है, तो डोर कैसी है? तनी हुई है, यानी कि डोर की जितनी लंबाई जो है वो किसी भी अनुसार से क्या होगी, वैरी नहीं करेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इसका डायग्राम को देखें तो इस तरह से हम लोग इसका डायग्राम बना देंगे। ठीक है, यही है 9.1, यही है आकृति, वो दी गई है। अब बुक में भी एक आकृति क्या है वो दी गई है। अब हमें निकालना क्या है, ये ध्यान देना है कि हमें इसमें निकालना क्या है। ठीक है, यही दिया हुआ है ना, ये 30 डिग्री है, ये 20 मीटर एकदम तनी हुई है। ये लूज रहता तो कहानी बदल जाती, लेकिन ये क्या तनी हुई है। ठीक है, अब हम लोग इसको जो बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको पूरा लाइन बाय लाइन इसका सॉल्यूशन करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। सबसे पहले मार्क्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे डायग्राम के। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का ये डायग्राम का यहाँ पर रहेगा। अगर किसी ने सिर्फ डायग्राम खींच दिया और 2-4 लाइन लिख दी तो उसके मार्क्स उसको मिल जाएंगे। तो पहले माना कि AB सर्कस की डोर की ऊंचाई तथा AC सर्कस के डोर की लंबाई है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर में दिया गया है ना, तो AB क्या है, सर्कस के डोर की ऊंचाई है तथा AC सर्कस की डोर की लंबाई है। ठीक है, जो प्रश्न में दिया गया है उसको हम लोग लेंगे। और फिर इसके बाद ये तो त्रिभुज बन गया, तो ट्रायंगल ABC में कोण B है, कितना है, कोण B कितना है, ये 90 डिग्री है। क्या सीधा खड़ा होगा तो कितना होगा, 90 डिग्री का है। साइन C निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग अब त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला लगा देंगे। अब क्या है ना बच्चों, एक चीज़ है जो तुम लोग जो है पहले एक थ्योरम के बारे में पढ़ते हो, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, कि पाइथागोरस थ्योरम भी यही है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर इसका और इसका अगर मान पता हो तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, यही होता है ना। या फिर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पता हो तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर इसका और इसका वैल्यू पता है तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हम लोग देखते थे पाइथागोरस थ्योरम में। 9th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग मास्टरपीस हो जाते हैं, हमें सब आता है। लेकिन 10th क्लास में हम लोग एक नया ट्रिक सीखते हैं। नया ट्रिक क्या होता है, नया ट्रिक ये होता है कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक की वैल्यू पता हो और एक एंगल पता हो, तब हम लोग बाकी 2 का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, साइन कॉस टेन का मान निकाल के। यही सबसे आसान सा जो है सिस्टम होता है जो हम लोग क्लास 10 में है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिया है, बहुत पहले से बता दिया है। खंभे की ऊंचाई हम लोग निकाल लेंगे कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, बहुत आराम से निकाल लेंगे। AB निकालना है ना, AC निकालना है, A और C नहीं, खंभे की ऊंचाई निकालना है, तो खंभे की ऊंचाई हम लोग निकाल लेंगे बहुत आराम से। पहले हमने क्लासरूम में कई बार बताया है। अब देखो, आंधी के बाद एक पेड़ टूट गया, पेड़ ऐसे टूट खड़ा है, पेड़ टूटेगा तो कुछ एंगल बना देगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें फंसना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप में डायग्राम खींचना है। क्या खींचना है, डायग्राम खींचना है। डायग्राम खींचने के बाद हम सब लोग जानते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो है वो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, याद है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो वैल्यू होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एकदम कॉमन चीज़ है। ठीक है,
और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। हाँ, बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एकदम कॉमन सा है, ये सब है, ये सब वैल्यू है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर p/h, ठीक है। ये देखो, ये रहा हमारा कहानी, ठीक है। ये h है, ये बेस है, और ये क्या है हमारा, अरे रे 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 उल्टा हो गया, हाइपोटेनियस को ही हम लोगों ने गलत कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये बेस है और ये क्या हमारा हाइट है, और ये क्या है हाइपोटेनियस है। इसको किससे दिखाते हैं, p से, इसको h से दिखाते हैं सर। नहीं p पर नहीं, ये रहा, इसको h से दिखाएंगे, ठीक है, और इसको दिखाएंगे h से, और इसको दिखाएंगे p से। p फॉर परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेनियस, और b फॉर बेस, ठीक है। तो अब हिंदी में है ना, इसी को अलग अलग, जैसे इसको लंब बोल देते हैं, क्या बोलेंगे इसको, लंब, ठीक है। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, और इसको क्या बोलते हैं, आधार, आधार, यही है, ठीक है। अब हम लोग साइन थीटा बराबर हम लोग देखेंगे क्या निकलेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिखना है, p/h, p/h, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। एकदम ये सब जो है ना कंठस्थ कर देना है बार बार इसको, जैसे कि बार बार रिवीजन होगा ना तो याद होगा। और बार बार रिवीजन में याद करने का एक ही तरीका है कि बार बार जो है उसका प्रैक्टिस किया जाए। प्रैक्टिस कैसे, जैसे कि एक तो बच्चे अपने लेवल से नहीं कर पाते हैं, तब को इनको इंस्टीट्यूट में मेनली उनको क्या देना है, टेस्ट देना है। टेस्ट क्या है, बहुत ज़रूरी है। सैटरडे को टेस्ट दे दो, संडे को आके डिस्कस कर लो। संडे को मेरी छुट्टी रहेगी तो मैं फिजिकली वहीं पे प्रेजेंट रहूँगा, ठीक है। कैलकुलेशन से भागो मत, कैलकुलेशन से जो भागते हैं ना फिर बाद में तकलीफ होती है। देखो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, b/h, बेस कितना हो गया, आधार बटे कर्ण, देख लेना है ना थोड़ा, आधार बटे कर्ण। और फिर हम लोग देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टेन थीटा का हमारा वैल्यू होगा कौन सा, ये क्या हो जाएगा बताओ, टेन थीटा बराबर हो जाएगा p/b, परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे आधार, ठीक है। ये हमारा जो है बेस है, मतलब इतना पर ही सब कुछ जो है निकालना है, हर चीज़ को इतना पर ही। जैसे थीटा है तो थीटा में वैल्यू रख देंगे, जितना का कोण बना उसका वैल्यू लिख देंगे। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं तो मैंने हर बार बताया है, जो वैल्यू कैसे निकालते हैं तो मैंने तरीका बताया है। पहले लिखो 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। सब पे 4 से भाग दे दो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, सब पे रूट लगा दो, ठीक है। सब पे क्या करेंगे हम लोग, रूट लगा देंगे, ठीक है। और हमने सब पे रूट निकाल दिया तो यहाँ पे हम लोग देखो 0 डिग्री का मान है, ये 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, और ये क्या है 90 डिग्री का है, ठीक है। कैसे, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। कॉसेक और कॉट जो होता है ना, जिसका इसका ठीक विपरीत होता है, तो हाँ 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा, या cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, एक ही बात है। तो ये सब बहुत आराम से निकल जाएगा। तो देखो 0/4 कितना होगा, 0 होगा, 0 डिग्री 30 है, 0/4 तो 0 ही होगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर दो, ये कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा √3/2, और ये कितना हो जाएगा 1। अब इसको उलट के लिख दो, कॉस का यही वैल्यू आ जाएगा, इसको यहाँ 1 लिख दिया, ये 60 डिग्री है तो √3/2 लिख दिया, 45 डिग्री है तो 1/√2, जो यहाँ पर है बीच वाला हो तो वही रह जाएगा, ये 1/2, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 आ गया। एकदम ध्यान देना, मैंने पहले खूब क्लासरूम में बताया हुआ है, मैं इसको रिकैप करा रहा हूँ दोबारा से, ताकि तुम्हें जब भी ज़रूरत हो, अगर मुझसे पूछने में शर्माओ तो वीडियो को चला के देख लो। अब देखो टेन थीटा का जो वैल्यू है, ये टेन थीटा की वैल्यू कैसे हो जाएगी,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो 0/1 कितना हो जाएगा ये 0, 1/2 और √3/2 कितना हो जाएगा 1/√3। द कॉमन कैलकुलेशन आना चाहिए। tan 45 डिग्री बराबर 1 और ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, 2 कट गया, √3 बटा 1/0 क्या हो जाएगा 1/0 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट या नॉट डिफाइंड, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो गया। अब चाहे तो बाकी सब का वैल्यू निकाल लो, जितना का वैल्यू निकालना चाहते हो बाकी सब का वैल्यू जो है वो बहुत आराम से निकल जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है बेस। यहाँ से हाइट एंड डिस्टेंस के सारे सवाल बनेंगे। जैसे चलो इस सवाल को खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, वीडियो को चाहे तो पॉज कर दो। अब हम लोग देखते हैं कि इसका डायग्राम खींचते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी जमीन से पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सीधा यहाँ से टूटा है। ठीक है, तो यहाँ पर बस पूरा लिखना है। सवाल तो तुम लोग सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे कि सवाल में कोई दिक्कत आएगी। बार बार टेस्ट भी लगाते रहोगे और सवाल तो सॉल्व कर लोगे कि हाँ, माना कि AC पेड़ का टूटा हुआ भाग की लंबाई तथा AB ऊंचाई है, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है। तब ट्रायंगल ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, tan C बराबर AB बटे BC, इस तरह से सॉल्व करोगे। कोई स्टेप उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे स्टेप पर आओगे। फिर हम लोग देखते हैं पूरे स्टेप पे, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं AC का वैल्यू कितना आ जाएगा। AC का वैल्यू तो AB² प्लस BC², हमने क्या लगाया AB² प्लस BC², पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। और पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके है ना बहुत आराम से जो है इसका जो है वैल्यू निकाल लेंगे। किसका, जिसका वैल्यू बोल रहा है AD का वैल्यू हमें निकालने के लिए बोल रहा है, A और D का यानी टूटा हुआ भाग का, इसको हम लोग बहुत आराम से निकाल लेंगे जो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। और फिर देखो यहाँ तक तो हो जाएगा, मतलब 24/√3। लेकिन नीचे में अगर रूट का वैल्यू लगा हुआ हो तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम लोग रूट का वैल्यू जब हटाते हैं तो रूट का वैल्यू हटाने का बहुत सारा जो हम समीकरण है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास 9th में पढ़ लेते हैं। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि क्लास 9th 10th 8th आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। तो कई सारे बच्चे 9th में नहीं पढ़ाई करते हैं, 8th में नहीं पढ़ाई करते हैं, डायरेक्ट 10th में आ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उनको थोड़ी सी 10th में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्कूल का सिलेबस इस हिसाब से डिज़ाइन है कि बच्चे जो है ना वो बाकी थोड़ा खेल कूद भी लें, थोड़ा दोस्तों के साथ भी इंटरेक्ट करें, थोड़ा सा सोशलाइजेशन भी हो और थोड़ा घर के कामों में भी हाथ बटाएं। इस हिसाब से डिज़ाइन है। यानी कि जितना एक सर्किल होता है कि स्टूडेंट्स का क्या बोलते हैं एजुकेशन सर्किल, उसमें से उनको मात्र अपना 10% समय ही निकालना होता है और 10% समय निकाल के ही बच्चे बोर्ड में 90+ मार्क्स ले आते हैं। अब रहा जैसे कि जिन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ फ़िलहाल ये, तो उन्होंने शुरुआत में वो 10% समय भी अपनी पिछली क्लासेस में नहीं दिया है, तो उनको चाहिए कि वो अपना जो है अभी 30 से 40 और 50% समय है वो दें। सोशलाइजेशन और फ्रेंड्स को दिया जाने वाला समय कट कर दें। जो बाकी घर का काम जो करते हैं उसको भी क्या करें, उसको भी कट कर दें और सारा का सारा समय जो है वो इन्वॉल्व करें स्टडी के लिए। तो ये जो गलतियाँ पिछले की हुई है वो आराम से ख़त्म हो जाएगी। चलो और भी सवालों को देख लो। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी जिस पर बच्चे ससरते हैं लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। बहुत सिंपल है लगाना, वही फार्मूला साइन कॉस टैन, और वही कि फिसलन पट्टी है अगर ज़्यादा उसका कोण नुकीला होगा तो ज़्यादा तेज़ी से नीचे ससरेगी। तो यही कहानी है। तो हम लोग इसको देखते हैं। 2 फिसलन पट्टी है तो 2 डायग्राम्स बनेंगे, क्या कोई दिक्कत है। पहले वाले में माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई 1.5 मीटर है तथा AC ऊंचाई है। ट्रायंगल ABC में इतना, साइन C बराबर AB बटे AC निकाला। ठीक है, अब फिसलन पट्टी बदल देते हैं इसका वैल्यू निकालते हुए, तथा दूसरा तो AC का वैल्यू निकल गया 3 मीटर। दूसरी फिसलन पट्टी हम लोग बना लेते हैं तो इसमें कोण कितना होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू निकल गया 6/√3।
फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका परमेयकरण कर देंगे, यानी कि नीचे का √3 हम लोग हटाएंगे तो दोनों तरफ √3 से गुना कर देंगे, बस हमारा उत्तर यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह से हम लोग जो है सारे प्रश्न हैं, जैसे भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो अब देखो इसके स्टेप देखो, सवाल तो सब लोग बना लोगे, बहुत आसान है बनाना, ठीक है। लेकिन जो अपने यहाँ ग्रामीण साइड में जो टीचर जो चूक जाते हैं बताने का, वो ये चूकते हैं स्टेप नहीं बताते। और स्टेप की समस्या क्या है कि जैसे पूरा लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है तो क्वेश्चन नंबर 4 का हल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का हल है कि माना कि AB मीनार की ऊंचाई तथा AC मीनार की लंबाई है, ठीक है ना। मीनार में दीर्घिकार मीनार होता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि हर्षिकार हो गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी दीर्घिकार ही लिखना है इसमें, ठीक है, मीनार में। अब देखो मीनार की जो है एक डायग्राम खींच देंगे, डायग्राम ऐसे ही खींचेंगे, बिना डायग्राम खींचे भी सवाल बच्चे बना दोगे, लेकिन डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं। तो डायग्राम के जो मार्क्स मिलते हैं, तो अगर नहीं कुछ आता होगा तो भी अगर इस तरह से डायग्राम और 2-4 स्टेप अगर बच्चे बनाते चलेंगे तो 50, 60, 70, 80 नंबर आराम से उसको आ जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। तो वही डायग्राम खींचा और देखो स्टेप्स लिखते हैं, कोई स्टेप उड़ाएंगे नहीं, कोई स्टेप वो तुम्हारे ही कॉपियों के हिस्से हैं, उड़ाएंगे नहीं। यहाँ पर हमारा 30/√3 आया, तो इसका परमेयकरण के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे और फिर हम लोग देखते हैं 5वां नंबर पर क्वेश्चन को, बस निकाल देंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह माना कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब बीच में होता है ना, ढील नहीं है, मतलब तनी हुई डोरी है, ठीक है। ये पतंग उड़ रही है, यहाँ डोरी पकड़ रखा है किसी ने, ठीक है, ज़मीन से खूंटे से बांध दिया, ज़मीन से ये पतंग उड़ रही है, ये लोच नहीं है, लोच को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। ये 60 डिग्री कौन बनाया और ये खींचा हुआ है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि AC की लंबाई जो है वो ज्ञात करनी है। तो सवाल को जैसे ही हम लोग एक बार पढ़ते हैं और नहीं समझ में आए 2 बार पढ़ते हैं, उसी समय हमारा जो प्रश्न है ना सॉल्व हो जाता है। सवाल को कितनी बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। एक बार अभी रहने दो। एक बार जो है ना हम क्या करते हैं कि जिस समय क्वेश्चन आता है हमारे पास तो पूरे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, और दूसरे टाइम तब पढ़ते हैं जब सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर नहीं उस समय उसको पढ़ेंगे हम लोग तो अधकचरा सवाल से है ना अधकचरा ही उत्तर आएगा। सवाल क्या कह रहा है इस पर आना जरूरी है। और मैं तुम लोग को ना एक स्पेशल टाइप का नोट्स भी बहुत जल्दी भेजने वाला हूँ, उसको घोट लेना। रोज़ सुबह उठो तो कम से कम 3 से 4 घंटे उसको रिवाइज करो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन टेस्ट से पहले करोगे, टेस्ट में जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे मैं उसको बहुत अच्छा दूंगा। और जो आ सकते हैं समस्तीपुर, कभी कभी समस्तीपुर भी जरूर आ जाया करो हमारे पास, जो आना ज़रूरी है। मैं आता हूँ ना हमेशा ही। तो देखो इसमें फिर वही है, सारा कुछ निकाला। अब 120/√3 का तो हरों का क्या कर देंगे हम लोग, परमेयकरण कर देंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। उसी तरह देखो इसमें सारे सवाल हैं, ये बहुत कम सवाल हैं, इसमें सब सवाल एक ही जैसे हैं, कोई सवाल में कोई जान नहीं है, सब सवाल एक ही जैसे हैं। और इसी में से हूबहू एक सवाल जो है, एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ये हम ही लोगों ने सारे सॉल्यूशन किए हैं, उसी के टुकड़े हैं ये नोट्स के फॉर्म में तुम लोग सब लोग के पास पड़ा हुआ है। नहीं किसी के पास होगा तो मुझे बोलना, ठीक है, और मैं सारा चीज़ तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। यहीं पे कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करना इसको। मैथमेटिक्स के सवाल को लिखना नहीं कभी भी, एग्ज़ाम में भी नहीं, कोई सवाल को लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। बस बहुत कम है, 15-16 क्वेश्चन है, इतने में ही बस खूब नंबर है। और एक सवाल बन जाएगा ना, सारे सवाल बन जाएंगे, तो बाकी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। लेकिन जो होगा सॉल्यूशन जो करना है वो कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप। देखो कोई स्टेप इसमें छोड़ा नहीं गया है, स्टेप को उड़ाओगे तो फिर दिक्कत है। तो स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलेंगे, और हमेशा स्टेप जो है वो मिस नहीं करने की चीज़ है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, बोर्ड के एग्ज़ाम में सारे स्टेप्स ज़रूरी हैं। इससे स्कूल के एग्ज़ाम्स में सभी स्टेप्स ज़रूरी हैं, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो कई सारे लोग होते हैं ना, कई सारे अधकचरे लोग जो कॉम्पिटिटिव वाले तैयारी कर रहे होते हैं और बच्चों को ही बोलते हैं कि भाई तुम्हें जो है वो इस तरह से करना है, ये हाल करना है, मतलब जो सवाल जो है उसको शॉर्टकट में बनाओ, किसी की मत सुनो। बोर्ड का जो
सिस्टम है उसमें क्लियर दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए। जो स्टेप छूटा नंबर घटा। ऐसा विद्यार्थी जिसने एक सवाल भी सही नहीं बनाया एग्जामिनेशन हॉल में, फिर भी उसके 100% नंबर आए। 18 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 80 में से 18 मार्क्स आए। ऐसे व्यक्ति था जिसका कोई भी आंसर नहीं मिला। ऐसा कैसे हुआ? हम लोग क्या है कि अपने यहाँ सीखते हैं आंसर ज़बरदस्ती मिलाना, उत्तर देख लिया उससे वो मिला रहे हैं, नहीं, स्टेप्स ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टेप के अकॉर्डिंग जो चलते हैं, तो जो गाइडलाइन है 10th के बोर्ड की, सीबीएसई गाइडलाइन हो गई या बिहार बोर्ड की गाइडलाइन है, वो एक ही गाइडलाइन है। तो मैं मैथमेटिक्स की गाइडलाइन पहले वर्डवली बता देता हूँ, फिर मैं इंग्लिश की और बाकी की गाइडलाइंस है ना वो फिर बोर्ड पे बता दूंगा। और गाइडलाइंस यही है कि बच्चों को हर एक स्टेप पे मार्क्स देते जाना है। तो और हर एक मार्क्स पे स्टेप, जैसे अगर किसी बच्चे ने अगर आंसर में गलती कर दी, आंसर लिखा, जैसे कि मान लो ये कोई सवाल है, सवाल के सारे स्टेप्स वो करते 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 आया, ठीक है, और नीचे में आंसर जो है ना अगर 10 आना चाहिए लेकिन 10 के ऊपर उसने 100 लिख दिया, तो उसको बताओ कितने नंबर मिलेंगे? कोई नंबर नहीं कटेगा, उसको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं उसका काटा जाएगा। तो एक उत्तर गलत हो गया। अगर दूसरे उत्तर में भी उसने गलती कर दी तो भी उसको पूरे नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेप्स के नंबर मिलते हैं ना कि उत्तर के, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जैसे मैट्रिकुलेशन और बाकी एग्जाम में जो चोरी करने लगते हैं, तो यहाँ वहाँ से उत्तर लिखने लग जाते हैं और फिर बोलते हैं तो हम तो सबका उत्तर लिखे थे, नंबर क्यों नहीं आए? नंबर नहीं आ सकते हैं। कैसे नहीं आ सकते हैं? क्योंकि उत्तर के नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर मिलते हैं स्टेप्स के। और स्टेप्स जो है एग्जामिनेशन हॉल में किसी से कॉपी करने जाओगे तो संभव नहीं है। तो जो चीटिंग करता है उसके 60-62% नंबर तो आ सकते हैं, लेकिन वो टॉपर में नहीं आ सकता है। इसके लिए खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और खुद ही कैसे पढ़ना पड़ेगा? तो एकदम अक्लमंदी के तरीके से। इसलिए हमेशा याद रखना कि नंबर जो चाहिए वो स्टेप्स के ज़रिए चाहिए, और स्टेप कभी मत उड़ाना। अगर किसी को भी दिक्कत होती है इन सारी चीज़ों पे, तो जैसे कि मेरा कमेंट कर देना नीचे में, तो मैं हर एक जो सब्जेक्ट का जो उत्तर भेजूँगा, जो फॉर्मेट है बोर्ड का, उसी बोर्ड के फॉर्मेट से भेजूँगा। अब मैंने बताया हुआ है कि 98% तक जो है बच्चों के नंबर आए हैं यहाँ पर। इंजीनियरिंग के टाइम में मैंने जिनको पढ़ाया था, तो मैंने एक मैथमेटिक्स पढ़ाया था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो उसमें से मेरी क्लास के सभी बच्चे पास हुए थे। वो तो अच्छा ये है, लेकिन उसमें से लगभग 50% बच्चों को 100 में 100 नंबर आए थे। 20 नंबर मैंने उनको इंटरनल में दिया था और 80 नंबर वो यूनिवर्सिटी से सिक्योर करके लेके आए थे। तो बहुत अनहोनी नहीं था, क्योंकि जो बोर्ड का गाइडलाइंस है वही इंजीनियरिंग का भी गाइडलाइंस है, वो फर्दर आगे भी गाइडलाइंस है। तो बहुत सिंपल है, उसको हवा बनाते हैं लोग। ये बिज़नेस भी है ना, कोचिंग का बिज़नेस है, तो कोचिंग का बिज़नेस चलाना है, हवा बनाना है। तो ये हवा बनने से हवा का शिकार होने से बचना है। पढ़ाई बहुत सिंपल चीज़ है और बहुत आनंद की चीज़ है। अगर पढ़ाई में अगर आनंद नहीं आता, तो मुझे पढ़ाने से पहले बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो मैं क्यों पढ़ाता? अभी थोड़ा सा हेल्थ का इशू के कारण मैं रेगुलराइज वहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब भी मेरी छुट्टी होगी तुम सारे बच्चे रहना मेरे पास। मैं सब लोगों को प्रॉपर वे में हर एक चीज़ बताऊँगा और नई नई फैसिलिटी लेकर के आऊँगा तुम लोग को। तो चलो अभी आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।